दिल्ली, इसकी चकाचौंध रोशनियों और भीड़ भाड़ के पीछे ना एक अंधेरा भी छुपा हुआ है। एक ऐसा अंधेरा जहां इंसानियत खत्म हो जाती है। आज हम दिल्ली के कुछ ऐसे ही जुर्म की कहानियां देखेंगे जिन्होंने सच में पूरे मुल्क को दहलाकर रख दिया था। जरा ये अल्फाज सुनिए। आंतें तंदूर से बाहर लटक रही थीं। ये अल्फाज एक पुलिस वाले के हैं जिसने एक ऐसा मंजर देखा जो दिल्ली के जराइम की तारीख का शायद सबसे खौफनाक बाब बन गया। हमारा पहला केस, नीना साहनी का कत्ल। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जो शुरू तो हसद से हुआ, लेकिन उसे छुपाने का जो तरीका अपनाया गया ना, वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। तो हुआ ये कि 2 जुलाई 1995 की रात थी। एक रेस्टोरेंट से धुआं उठता नजर आया, लेकिन जब जाकर देखा तो पता चला कि तंदूर में रोटियां नहीं, एक आधी जली हुई इंसानी लाश थी। 9 दिन तक मुल्जिम सोशल शर्मा भागता रहा, फिर सरेंडर कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला मोड़ तो 2018 में आया, जब उसे जेल से रिहा कर दिया गया। सोचें, पुलिस जब धुएं की वजह से वहां पहुंची तो उन्हें क्या कहा गया कि बस पुराने पार्टी के कागजात जला रहे हैं। लेकिन हवा में जलते हुए गोश्त की बू को कैसे छुपाते, और बस कुछ ही देर में वो हकीकत सामने आ गई जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस केस का सबसे खौफनाक पहलू शायद यही तजाद था। मतलब दुनिया के लिए सुशील शर्मा एक बड़ा इज्जतदार, समझदार सियासतदान था, लेकिन घर के बंद दरवाजों के पीछे वही शख्स एक शक्की और जालिम शौहर था जिसने अपनी बीवी को फ्लैट में कैद करके रखा हुआ था। तो सवाल यह है कि आखिर एक इंसान ऐसा कदम उठाता क्यों है? वजह थी शक और हसद का जहर। सोशल को अपनी बीवी नीना पर किसी और के साथ ताल्लुक का शक था। एक फोन कॉल ने उसके शक को जैसे यकीन में बदल दिया, और बस चंद लम्हों के गुस्से ने एक जान ले ली। अगर आपको लगता है कि तंदूर केस दिल्ली का सबसे भयानक जुर्म था, तो जरा रुकिए। अब हम चलते हैं निठारी के उस घर की तरफ जिसे लोग आज भी दहशत का घर कहते हैं। 19। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन 19 इंसानी खोपड़ियों की तादाद है जो एक गंदे नाले से बरामद हुई थी। ये एक नंबर इस केस की वुसअत और दरिंदगी बताने के लिए काफी है। ये सारी कहानी शुरू हुई 22 साला पायल की गुमशुदगी से। महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला, फिर अचानक एक दिन उसका फोन ऑन हुआ। ये एक छोटी सी गलती पुलिस को सीधा नौकर सुरेंद्र कोहली तक ले गई, और फिर 29 दिसंबर को इस घर के पिछवाड़े के नाले से जो राज बाहर आए, उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। गिरफ्तारी के बाद सुरेंद्र कोहली ने जो कुछ बताया वो नाकाबिले यकीन है। इसका इतराफ था, मैंने इसका गला घोटा, फिर लाश के कई टुकड़े किए और उन्हें पकाकर खा गया। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये आदमखोरी थी। वहां के लोग इस जगह को एक नाम से पुकारते थे, द ब्लैक होल। नाले का वो 100 मीटर का हिस्सा जहां दर्जनों बच्चे और नौजवान चलते हुए गए और फिर कभी वापस नहीं आए। वो बस गायब हो गए। हमने जुनून और दरिंदगी के जराइम देखे, लेकिन हमारा अगला केस एक ऐसे ठंडे दिमाग वाले कातिल का है जिसकी मंसूबाबंदी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है श्रद्धा वालकर का केस। 35 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक कत्ल को कितनी बेरहमी और कितने ठंडे दिमाग से छुपाया जा सकता है। एक इंसान के जिस्म के 35 टुकड़े। ये कोई अचानक गुस्से में हुआ जुर्म नहीं था, नहीं, ये एक पूरा मंसूबा था। पहले उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का गला घोटा, फिर सबूत मिटाने के लिए एक बड़ा सा नया फ्रिज और एक आरी खरीदी, लाश के 35 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और फिर 18 रातों तक एक एक करके उन्हें जंगल में फेंकता रहा। और इस सब के दौरान क्या हो रहा था? जब श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े इसी घर के फ्रिज में पड़े थे, आफताब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। वो डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल कर रहा था, दूसरी लड़कियों को उसी फ्लैट में ला रहा था और रोज अपने कॉल सेंटर की नौकरी पर भी जा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब वो पकड़ा गया तो उसके अल्फाज में जरा भी पछतावा नहीं था। पुलिस के सामने उसका सीधा और सर्द एतराफ था, हाँ, मैंने ही उसे मारा है। और अब आखिर में हम उस केस की बात करेंगे जो शायद हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा उलझा हुआ मामला है। एक ऐसा केस जिसने पूरे मुल्क को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया, आरुषि कत्ल केस। इस केस की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। 16 मई 2008 एक 13 साल की बच्ची अपने ही कमरे में मुर्दा पाई जाती है। सबको शक घर के नौकर पर है, लेकिन अगले ही दिन उसी नौकर की लाश घर की छत पर मिलती है। सालों तक केस चलता है, वालिदैन को मुजरिम करार दिया जाता है, और फिर 2017 में हाई कोर्ट उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर देती है। ये केस इतना उलझावा क्यों है?
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई खुद ही कंफ्यूज थी। इनकी एक टीम कहती थी कि कातिल वालिदैन हैं और उन्हीं की दूसरी टीम का कहना था कि नहीं, कातिल तो नौकर और उसके दोस्त हैं। तो आज तक ये सवाल क्यों है कि आरुषि को आखिर मारा किसने? क्योंकि तफ्तीश में शुरू से ही बहुत गड़बड़ थी। एक तो वालिदैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, ना डीएनए, ना कत्ल का हथियार। दूसरी थ्योरी सिर्फ नार्को टेस्ट पर मबनी थी जिसे अदालत सबूत नहीं मानती। और सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती, क्राइम सीन को इतना खराब कर दिया गया कि सच शायद हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया। पहले मुजरिम ठहराए गए, फिर बेगुनाह करार दिए गए। सालों की अदालती कार्रवाइयों, मीडिया के शोर और इल्ज़ामात के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे, इस एक सवाल के साथ कि उस रात का सच आखिर है क्या, और इसका जवाब किसी के पास नहीं। तंदूर से उठता धुआं, निठारी का वो नाला, फ्रिज में रखे जिस्म के टुकड़े और आरुषि का वो बंद कमरा, ये सारी कहानियां अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी न मिलें। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कातिल कौन है, असल सवाल यह है कि इन सब हौलनाक जराइम में सच्चा इंसाफ क्या है? क्या हमारा सिस्टम ऐसे जराइम को रोक पाता है, या फिर ये कहानियां सिर्फ इस तारीकी की याद दहानी है जो हमारे समाज में खामोशी से पल रही है? इस पर सोचिएगा।